Hello friends, welcome to my channel Learn and Execute. This is my first video. First of all, a brief introduction about myself. My name is Sudipta Mondal. I am belonging from West Bengal. I am working in Paschim Banga Gramin Bank as assistant manager. Paschim Banga Gramin Bank is a subsidiary of UCO Bank. So, I completed my BTech degree as computer science engineer in the year 2013. After that, I worked for state electricity department for 4 years. And after that, I selected as a scale 1 officer in Paschim Banga Gramin Bank in the year 2018. So after completing my 2 years as a probationary officer, um, in my job I confirmed as a assistant manager on 14th of May 2020. So taking those 2 year experience, I have applied for the exam RRB officer scale 2. So now today the RRB officer scale 2 interview I just given. So I am sharing my experience. I am a little bit slow in English, so please manage. I would mix up with Hindi and English. As we know that on the month of October, RRB scale 2 single exam, they taken that exam in the month of October 2020. So after that, the exam was a little bit moderate to difficult. Actually, all aspirants are saying that banking portion, actually banking GK portion, financial awareness portion is little bit tough. Yes, that was tough, and also there is some question related to IT sector also. And not actually IT sector, those IT belongs to our daily banking industry. So after appearing that exam, I just in the month of November, the result came out, and email came into my email address that I have professionally shortlisted for RRB scale 2 interview. So after that, I am start preparing. I am not saying you people that just when you got the interview later, you will start prepare. I am just suggesting you that uh, prepare yourself well in an advance. So today, 14th of December, I have scale to interview. यहाँ से हिंदी से बात हिंदी से आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आज सुबह मुझे मेरा इंटरव्यू था, मेरा पैनल 1 था और रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे था। तो सुबह सुबह में जाके एग्ज़ाम मेरा इंटरव्यू का वेन्यू था बंगीय ग्रामीण विकास बैंक का जो माठपुकुर ब्रांच है, वहीं पे एक्चुअली आरआरबी का जो भी मतलब वेस्ट बंगाल में आरआरबी का जो भी इंटरव्यू होता है, स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 सबका इंटरव्यू उसी ब्रांच पे होता है। तो मैं सुबह सुबह पहुंच गया, मैं काफ़ी पहले ही पहुंच गया था 7:30 बजे, तब 3-4 कैंडिडेट आया था। उसके बाद 8:30 बजे सब पैनल मेंबर भी आ गए और जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करेगा वो लोग भी आ गए। तो पहला चीज़ आप लोगों को इंटरव्यू जाने से पहले ये दिमाग में रखना पड़ेगा, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। पढ़ाई के बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी मेरा रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, बैंकिंग एज वेल एज करंट अफेयर्स, एंड यू नो योर ब्रांच वेल। तो उससे पहले आप या तुम जो भी इंस्टीट्यूट में नौकरी कर रहे हो, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विथ एनओसी ये पहले बना लो, क्योंकि आज ही करीबन 40 से 50 कैंडिडेट को बुलाया था इंटरव्यू के लिए, 2-3 का रिजेक्ट भी हो गया सिर्फ इसी कारण से। मैं ये बोल के तुम लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट अवेयर कर रहा हूँ आप लोगों को कि पहले से तैयार होके जाइए आप लोग। तो सुबह जब पैनल मेंबर आया,
तब हम लोगों को 8:30 बजे मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। तो पहले सबका मतलब 2 पैनल था, पैनल 1 पैनल 2। आज स्केल 2 स्केल 3 एंड स्केल 2 का आईटी ऑफिसर भी था, लॉ ऑफिसर भी था, ट्रेजरी ऑफिसर भी था, सबका इंटरव्यू था। तो पैनल 1 पैनल 2 का जो भी कैंडिडेट का लिस्ट है उसको एक एक करके बुलाया और पहले अटेंडेंस ले लिया। उसके बाद बायोमेट्रिक लेने के लिए हम लोगों को वेट करने बोला। तो यहाँ तक आज थोड़ा टीसीएस का टेक्निकल ग्लिच था, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो पहले हम लोगों का बायोमेट्रिक नहीं हुआ, फ़ोटो वेरिफिकेशन हुआ। टीसीएस का जो टीसीएस का जो लोग था वो लोग हम लोगों का फ़ोटो वेरिफिकेशन कर दिया रोल नंबर को लेके। उसके बाद हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, स्पेशली इन द स्केल 2 और स्केल 3 इंटरव्यू। एक्चुअली हेयर दे काउंट आवर एक्सपीरियंस। सो मैं जब मतलब एक एक बंदे का 15 से 20 मिनट लग रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। एक का तो एक लेडी थी, उसका तो 40 से 45 मिनट लग गया। उसका इंटरव्यू 10 मिनट में ख़त्म हो गया, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 40 मिनट लग गया। 2 का तो रिजेक्ट भी हो गया। एक का शायद ओबीसी सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं था। हाँ, तो ये एक पॉइंट भी नोट कर लो, अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, अगर उस सर्टिफिकेट का नॉर्म्स कुछ है कि हर साल या हर 6 महीने के बाद अपडेट करना पड़ता है कहीं भी कंसर्न अथॉरिटी से, तो प्लीज़ आप लोग वो अपडेट करा लो। क्योंकि आज मैं अपने सामने देखा, वो पहले पीबीजीबी में क्लरिकल पोस्ट में था, उसके बाद अभी बीबीजीबी में स्केल 1 ऑफिसर है। तो उसका शायद रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसको होल्ड करने बोला। लास्ट इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद उसके साथ साथ बात करेगा। तो पहले आप लोग ये चीज़ ठीक तरह से देख लो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह। पहला है आइडेंटिटी प्रूफ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, उसके बाद तुम्हारा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट एंड ग्रेजुएशन मार्कशीट्स। हाँ, मेरा यहाँ पे एक गलती हुआ था। मैं जब अप्लाई किया था तो एक्चुअली हम लोगों का वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेडिंग पॉइंट है 7.81, 8.81, 6.81, जो भी है ग्रेडिंग पॉइंट आप लोगों का। तो हमारे वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी से ऐसा कुछ होता है कि आप लोगों को 0.75 हम लोगों को वहाँ से डिडक्ट करना पड़ता है। तो मैं एप्लीकेशन के वक्त जस्ट डेसिमल हटा के मैं दे दिया था। तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो गया था मेरे साथ भी। तो उसके बाद एक डिक्लेरेशन में वो लोग साइन करवा लिया कि मेरा जो एप्लीकेशन में परसेंटेज दिया हुआ था और मेरा जो एक्चुअल परसेंटेज है वो डिफ़र कर रहा है। तो मैं वो डिक्लेरेशन दे दिया और साइन कर लिया, तो वो लोग ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विथ एनओसी दोनों ही ओरिजिनल में ले लिया। तो उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद तुरंत ही मतलब 2-5 मिनट के अंदर वो लोग इंटरव्यू के लिए बुला लिया मुझे। मेरे पहले 2 पैनल में शायद 4-5 जन का इंटरव्यू हो गया था, तो मुझे तब इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैं एकदम मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के साथ साथ इंटरव्यू में बुला लिया। दूसरे नंबर पैनल पे जो था वो तो मतलब उन लोगों का जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इसीलिए उन लोग 2-3 जन वेट कर रहे थे, लेकिन मेरा जल्दी हो गया। मेरा पैनल में जो मेरे पहले का बंदा था उसका इंटरव्यू हो गया था, तो पैनल मेंबर सब बैठे हुआ थे। तो मुझे बोला कि चलो तुम्हारा इंटरव्यू है। तो मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था, तो थोड़ा नर्वस हो गया था। तो आफ्टर हॉल में जाने के बाद वहाँ पे 4 मेल मेंबर बैठा हुआ था और एक लेडी मेंबर बैठी हुई थी। तो 12 बज गया था, तो शायद 12:05 या 12:10 ऐसा कुछ टाइम हुआ था। तो गुड मॉर्निंग तो मैं नहीं बोल सकते, इसीलिए गुड आफ्टरनून बोला। तो उसके बाद जो मेन पैनल मेंबर थे, जो मैक्सिमम क्वेश्चन जिसके पास से आया, तो मुझे बोला कि इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ। तो मैं तब थोड़ा स्लो वॉइस में बोल रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला बी कंफर्टेबल, बी रिलैक्स। तो मैं मेरा बैकग्राउंड में कहाँ से हूँ, मैं थोड़ा मतलब जितना कम मैं हो सके इंट्रोड्यू तुम्हारे बारे में जितना हो सके तो उतना बताओ। तो
मैं कहाँ से हूँ, मेरा नेटिव कहाँ पे है, मैं कहाँ से ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, अब मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये सब मैं बताया। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हुआ। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पहले मुझे बोला कि इंटरव्यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो उसी सर ने ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, और बाकी जो पैनल मेंबर है वो लोग भी नोटिस कर रहे थे मुझे। तो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हर कोई कैंडिडेट पूछता है कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम, मुझे हिंदी ठीक तरह से नहीं आती है, या बंगाली में बोल नहीं पाता हूँ, या कोई भी जिसका भी जो मदर टंग है वो उस मदर टंग में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में इंटरव्यू देना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हम लोग समझते हैं तो लेकिन बता नहीं पाते। तो मैं तुरंत ही मतलब क्वेश्चन में एंड क्वेश्चन आंसर सेशन में जाने से पहले मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि सर कैन आई स्विच टू हिंदी और बंगाली। तो उन्होंने उन लोगों ने मतलब सेकंड में बोल दिया हाँ हाँ, यू कैन ऑप्ट फॉर हिंदी और बंगाली। तो मैं बंगाली में पूरा आंसर, क्वेश्चन आंसर सेशन पर मेरा पूरा बंगाली में हुआ। लास्ट में सिर्फ एक सर ने जो डिजिटल बैंकिंग के बारे में पूछा था, वो सेशन पूरा इंग्लिश में हुआ था। तो मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ। इंटरव्यू शुरू होने के बाद बोला कि आप तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो। मैंने बोला हाँ। तो मेरा बैकग्राउंड के बारे में दो चार क्वेश्चन पूछा, मैं आंसर दिया। तो एक सर ने पूछा स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया, क्योंकि मुझे एक्चुअली में तब पता नहीं था, एक्चुअली पता था लेकिन नर्वस होने की वजह से मैं थोड़ा मतलब याद नहीं आ रहा था। तो मैं कोशिश करके लास्ट तक गया स्विफ्ट का, मतलब लास्ट में टी में ट्रांसफ़र बोल दिया, वो एक्चुअली सर ने ही करेक्ट कर दिया, वो ट्रांसफ़र नहीं टेलीकम्युनिकेशन होगा। तो वो गया। उसके बाद बोला स्विफ्ट तो अरबी में ने मतलब यूज़ नहीं होता है। मैं बोला नहीं, तो स्विफ्ट क्या, स्विफ्ट का काम क्या है, स्विफ्ट कैसे होता है, ये सब मैंने पूछा, मुझको पूछा। उसके बाद मैं बोला, तो हाँ सर ने पूछा कि तो इंडिया में क्या यूज़ होता है। तो तब मैंने बोला, या आरआरबी में क्या यूज़ होता है, तब मैंने बोला आईएफएससी। तो सर ने आईएफएससी का फुल फॉर्म पूछ लिया था। तो मैं इतना नर्वस हो चुका था कि आईएफएससी का फुल फॉर्म भी मुझे मतलब मैं भूल गया था। हाँ, मेरे दिमाग में आ रहा है कि आईएफएससी का फुल फॉर्म ये है, लेकिन एक्चुअली स्वीट में वो गलती किया था, इसीलिए मैं इंडियन फिनेंशियल बोल के मैं रुक गया था। तो एक सर ने बोला कि ये मतलब पूरा बता दिया। तो एक्चुअली मैं बोल दिया सर मुझे बाकी याद नहीं आ रहा है, तो सर ने भी बाकी बता दिया। तो वो इसी तो दूसरे एक सर ने पूछा आईएफएससी में जो लास्ट का 5 डिजिट होता है वो क्या डिनोट करता है। तो मैं उसका प्रॉपर सही सही तरह से आंसर दिया। उसके बाद तीसरे एक सर जो थर्ड सर थे, तो उन्होंने बैंकिंग के बारे में पूछना शुरू किया। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम माय वर्क, मैं कौन सी ब्रांच में हूँ, मैं मेरा ब्रांच का लोकेशन किधर है, लोग ब्रांच का बिजनेस कितना है, एडवांस कितना है, डिपॉजिट कितना है, ये सब पूछ रहा था। तो उसका मैं सही तरह से एकदम मुझे पता था। एक्चुअली डेली का डेली काम मेरा वही होता है, तो मुझे पता था, मैं बता दिया। तो सर काफ़ी इम्प्रेस थे। उसके बाद सर ने पूछा कि अगर कासा डिपॉजिट क्या होता है। तो कासा का मुझे मतलब मालूम था, तो वो भी बताया। उसके बाद सर ने पूछा अब आपके बैंक में कासा का अमाउंट कितना है। तो मैं कासा मतलब करेंट अकाउंट का बताया, सेविंग्स अकाउंट के बताया। तभी उसी सर ने, मतलब जो फास्ट सर थे, उसी सर ने क्वेश्चन किया कि आप कोई भी एक तरीका बताओ जिससे हम मतलब कोई भी बैंक में कासा इंक्रीज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आंसर दिया, तो देखा सर लोग सेटिस्फाइड थे। उसके बाद मैम ने, एक मैम थी, मैम ने तभी पूछी मुझसे कि आपके बैंक में कितना कस्टमर है जिसका सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख ऊपर बैलेंस है। तो मुझे वो पता था, वो मैं बताया। उसके बाद मैम ने सेम क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछा कि कितना कस्टमर है जिसका सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस 2 लाख से ऊपर है लेकिन 10 लाख से कम है। वो भी मुझे पता था। मैं एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं पता था, मुझे बोला 7 से 9, याद करके ऐसा कुछ बोला, 7 या 9 ऐसा कुछ होगा। तो काफ़ी सर और मैम लोग सब लोग मतलब काफ़ी उन लोगों को अच्छा लगा कि ब्रांच के बारे में नॉलेज था मुझे। तो उसके बाद एनपीए के बारे में पूछा, लॉस एसेट क्या है, हम लोग जो सेटलमेंट करते हैं तो कितना परसेंटेज में सेटलमेंट करते हैं, ये सब बैंकिंग के बारे में पूछा। तो
जो थर्ड सेकंड सेट जो ने मुझे क्वेश्चन किया था, तो सेकंड मेंबर ने मुझे पूछा कि अब PMSBY के बारे में पूछा, एक्चुअली शस्य बीमा योजना। तो उसका मैं जितना हो सके उसका आंसर दिया पूरा, मतलब मुझे भी यही लगा कि मैं पूरा आंसर सही नहीं दिया। उन लोगों ने, सर ने पूछा कि PMSBY तो अभी आया, इससे पहले क्या था। एक्चुअली मुझे मुझे उतना, मतलब सच में उतना नॉलेज नहीं था, तो मैं सर को वही बताया, सर PMSBY के बारे में मुझे पूरा पता है, लेकिन 5 या 10 साल पहले किया था वो पूरा मुझे पता नहीं था, लेकिन कैसे काम होता था वो मुझे पता है, तो मैं वही बताया। तो 2-3 सर थोड़ा सेटिस्फाइड थे, लेकिन जो जिन सर ने क्वेश्चन किया था वो उतना सेटिस्फाइड नहीं थे। उसके बाद जो पहला सर जो मुझे क्वेश्चन कर रहा था, तो वो सर ने मैम को बोला कि मैम अगर आप कुछ पूछना चाहे तो मैम ने फिर मुझसे मेरे बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चन किया, और मेरा डिपार्टमेंट के बारे में क्वेश्चन किया, मैं कॉलेज में जो पढ़ा था उसके बारे में 2-1 क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद लास्ट में जो एक सर था, सर ने इंग्लिश में पूछा कि डिजिटल बैंकिंग व्हाट यू नो अबाउट डिजिटल बैंकिंग। तो मुझे इतना पता है कि मैं डिजिटल बैंकिंग बहुत अच्छी तरह से बोला कि डिजिटल बैंकिंग में क्या है, डिजिटल बैंकिंग में कौन सा सुविधा उपलब्ध है, तो हम लोग कस्टमर के साथ कैसे डील कर सकते हैं डिजिटल बैंकिंग में। एक्चुअली हम लोग रूरल एरिया से है, तो उतना भी मतलब हर बंदे के पास या हर कस्टमर के पास डिजिटल बैंकिंग के सेवा उतना कैसे हम ठीक तरह से पहुंचा सकते हैं, हम BC का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, AEPS का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, M बैंकिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग के RRB में इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, मैं वो भी बताया। तो डिजिटल बैंकिंग का जो भी क्वेश्चन था वो पूरा पूरा मैं एकदम सही से आंसर दिया। तो देखा लास्ट उस कहते हैं ना, जिसका हाँ मतलब लास्ट ठीक होता है तो ठीक होता है। तो मैं मतलब पूरा ऑल ओवर टोटल में इंटरव्यू देके सेटिस्फाइड था, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात अभी भी चुभ रहा है, IFSC का फुल फॉर्म में मतलब गलती कर दिया मैंने, तो वो बात मुझे अभी भी चुभ रहा है। एक्चुअली मैं नहीं बोला था, मतलब नर्वसनेस होने के वजह से वो मेरे मुंह से नहीं निकला, मतलब मैं नहीं बोल पाया। तो अभी भी मैं नर्वस हूँ, वो मतलब दिमाग में वही चल रहा है कि IFSC का फुल फॉर्म नहीं बता पाया। डेली डेली सबसे इजी चीज़ है, तो साजिशें नहीं है, पूरा तैयारी करके जाओ, पूरा पढ़ाई करके जाओ, और जितना भी हो सके पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड में जाओ। कोई भी मतलब घबराने का बात नहीं, डरो मत। वहाँ पे जो भी जितना भी मेंबर है, पैनल मेंबर है, वो आपको कंफर्टेबल फील कराएगा। और अगर आप नर्वस होगे तो मेरे तरह होगे, सिलेक्शन में मुझसे सिलेक्शन मिलता है या नहीं मिलता है वो दूसरा बात है, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद मैं सेटिस्फाइड हूँ, सिवाय वही स्ट्रिंग्स अटैच्ड कि वो चीज़ मुझे खटक रहा है अब भी, मतलब 5-10 दिन वो खटकेगा। तो आप लोगों को यही बोलूँगा कि प्लीज़ नर्वस मत होना, आप जितना जानते हैं थोड़ा तैयारी करके जाओ, और अपनी ब्रांच के बारे में जान के जाओ। ये सब स्केल 2 स्केल 3 के लिए है, जितना हो सके अपनी ब्रांच के बारे में जानते जाओ, अपना डिपार्टमेंट के बारे में पूरा थोड़ा सा नॉलेज लेके जाओ। उतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन अपना ब्रांच के बारे में खूब अच्छी तरह से जान के जाओ। ब्रांच का जो डेली वर्क होता है, कासा बोलो, लोन्स बोलो, लोन में और हाँ, और एक क्वेश्चन मुझे छूट गया था, हाइपोथिकेशन क्या होता है, ये मतलब मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, प्लेज, ये सब करके जाओ। जो एक्चुअली डेली वो डेली टू डेली KYC, लोन्स, हाइपोथिकेशन, ये सब वगैरह, कितना मतलब सिक्योरिटी कितना होता है, NPA, ये सब पढ़ के जाओ, और पूरा ब्रांच के बारे में जान के जाओ। आई होप यू ऑल्सो हैव ए गुड इंटरव्यू। सो अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए ये तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे इम्प्रूव करने के लिए, और आपके साथ और भी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू।